अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मजमून पढ़ रहे हैं उर्दू और हमारा आज का उन्वान है मैदानी करबला में गर्मी की शिद्दत। जमात दहम की किताब उर्दू का सफ़ा नंबर है 118 सफ़ा नंबर 118। इसमें हम मीर अनीस का तारुफ बड़ी ही तफसील के साथ पहले पढ़ चुके हैं। इस नज़म के कुल 6 बंद हैं जिसमें से 4 पहले लेसन्स में हो चुके हैं। आज हम बंद नंबर 5 पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा एक बंद रह जाएगा, बंद नंबर 6। पहले मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ, ज़रा पढ़ती हूँ इस बंद को, उसके बाद अल्फाज मानी वाज़िया करूँगी और उसके बाद इसका मफ़हूम इस बंद का, उसके बाद मुतलका शेर होगा। तो स्टूडेंट, मैं पहले आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अगर आपने हमारे स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसके बाद जब स्कूल लग जाएगा आपके स्कूल में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ साथ अगर आप इस चैनल को देखते रहेंगे तो आपके मज़ीद इल्म में इजाफा होगा। बंद नंबर 5 है, शेर उठते थे न धूप के मारे कुछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से, आईना मोहर का था मुकदर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मीन के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह बार बार अशार को पढ़ना है। इनको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है, एक तो अल्फाज की अदायगी आपको समझ आती है जब आप पढ़ते हैं, दूसरा अल्फाज के मानी आपको समझ आते हैं, तीसरी बात ये होती है कि इस नज़म में कोई भी आपको शेर आ जाए, तशरीह के लिए आ जाए, तो आपको जो बाकी एक एक सतर या एक एक शेर जो आपको याद होता है, पढ़ने बार बार पढ़ने की वजह से आप उसका हवाला दे सकते हैं। मैंने भी यहाँ मुतलका शेर लिखा है हवाले के लिए, लेकिन आपको अगर मुतलका शेर याद नहीं, आपको इसी नज़म में से कोई भी शेर याद है तो मुतलका शेर की जगह ले सकता है। अल्फाज मानी की तरफ आए, कुछार। कुछार का मतलब होता है शेर का घर, जहाँ पर शेर रहता है, शेर ने अपनी कुछार बनाई होती है। आहू, आहू से मुराद है हिरन, सब्ज़ाज़ार से मुराद है सरसब्ज जगह। आईना, आईना से मुराद होता है शीशा, यहाँ पर आईना चेहरे के लिए कहा गया है। मोहर, मोहर से मुराद है सूरज। मुकदर, मुकदर से मुराद है परेशान, मैला, गदला, मट्टी लगी हुई। गुबार, गुबार से मुराद है खाक उड़ना, मट्टी उड़ना। तप, तप से मुराद है हरारत, गर्मी। गर्दों से मुराद है आसमान। मुस्तरिब से मुराद है परेशान, बेचैन, बेकरार। तो आज मैंने यहाँ मफहूम लिखा है। मफहूम इस वजह से लिखा है कि आपने जब तशरीह करनी है, सबसे पहले हल्ले लुगत, सबसे पहले आपने देना है हवाला मतन। जब तशरीह करनी है तो सबसे पहले क्या आएगा? हवाला मतन आएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नज़म का नाम क्या है और शायर का नाम। मैदानी करबला में गर्मी की शिद्दत हमारी नज़म का नाम और शायर का नाम मीर अनीस। ये हो गया हवाला मतन। उसके बाद आप लिखेंगे अल्फाज मानी। वहाँ नहीं दिए होंगे अल्फाज मानी कि आपने किन अल्फाज के मानी लिखने हैं, पैराग्राफ में दिए होते हैं, लेकिन शेर के लिए आपने खुद अपनी मर्जी से अल्फाज मानी लिखने हैं। उसके बाद आपने मफहूम लिखना है। मफहूम के बाद आपने तशरीह करनी है और तशरीह के बाद आपने तशरीह के दौरान जहाँ पर आपको तशरीह करते हुए जो जिस पैराग्राफ में सूट करता हुआ आपको शेर नजर याद आ जाएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे मुतलका तो ये शेर है, ये जो शेर है इससे मुतलका जो शेर मुझे याद आ गए वो मैं तशरीह में लिख डालूँ। शुरू में लिख लें, तशरीह के दरमियान में लिखें, तशरीह के अख्ताम में लिखें, आपने मुतलका शेर लाजमी लिखना है। तो अब हम पढ़ते हैं मफहूम, इसका पढ़ते हैं। मफहूम आपने कैसे लिखना है? मफहूम बिल्कुल इन्हीं ये जो अशार की से सतर है इसको बिल्कुल आसान उर्दू में करके लिख देना है। जैसे शेर उठते थे ना धूप के मारे कुछार से, मफहूम में मैंने क्या लिखा है? गर्मी की शिद्दत से शेर अपनी कुछार में रहते थे। अगर मैं इसे दूसरे अल्फाज में कहूँ तो सलीस उर्दू। सलीस उर्दू से मुराद है आसान उर्दू के। आसान जुबान में आपने इनका मानी सिर्फ जुमले की सूरत में लिख देना है। यहाँ नज़म की सूरत में, वहाँ अपने मफहूम में जुमले की सूरत में लिखें। आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से, हिरन, आहू क्या? हिरन चरागाहों से, चरागाह होती है सब्ज़ागाह जहाँ पर घास हो, हिरन चरागाहों से बाहर नहीं निकलते थे।
अगली सतर है, आईना मोहर का था मुकद्दर गुबार से, चमकदार सूरज का मुंह गर्द से अटा हुआ था। आसान उर्दू में आपने लिखते जाना है। गर्दों को तप चढ़ी थी जमीन के बुखार से, जमीन की तपश से आसमान को भी बुखार चढ़ गया था। एक एक सतर का एक एक जो लाइन है उसका आपने आसान तर्जमा लिखते जाना है। गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, तमाम लोग गर्मी से तमाम लोग बेचैन थे। बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर, इसका लिखा है जमीन तनूर की तरह तप रही थी। तनूर क्या, जिसमें रोटियां लगाते हैं। आप जब आपने देखा हो तो वो अंदर से बिल्कुल जब गर्म किया जाता है तो सुरह हो जाता है, सुरह होकर काला पड़ जाता है। अगर कोई, यहाँ पर हमारा आखिरी सतर ये है कि बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर, अगर कोई दाना जमीन पर गिरता तो फौरन बुन जाता। कोई इधर फालतू लफ्ज नहीं लिखना है, कोई इजाफी आपने लाइनें नहीं लिखनी। जितने यहाँ पर दिए गए हैं बंद की जितनी लाइनें हैं उतनी ही लाइनें आपकी मफहूम की होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम की हम बात करते हैं, तैयारी तो हम एग्जाम के हवाले से कर रहे हैं, वहाँ तो 2 लाइनों का ही शेर आएगा, वहाँ पर ये बंद नहीं आएगा, 2 लाइनों का शेर आएगा। इट मीन्स कि मफहूम में भी आपकी 2 ही लाइनें मफहूम होनी चाहिए। ज़्यादा जो आपने तफसील लिखनी है वो आपने तशरीह में लिखनी है। अब आते हैं हम तशरीह की तरफ। मीर अनीस, जैसे कि उन्होंने सिलसिला कलाम उनका जारी है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये 5वां बंद है। ये सारे का सारे जो नज़म हमारी 10th क्लास की उर्दू में शामिल है, ये सारी सिर्फ और सिर्फ मंजर निगारी है। मंजर निगारी वो इतने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लफाजी के साथ कर रहे हैं कि पढ़ने वाला जो कारी है वो समझता है कि शायद वो ख्यालाती तौर पर मैदान करबला में वो भी पहुंच जाता है, उससे लगता है कि मैंने वो सारे मनाजर देखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि यहाँ पर शायद थोड़ी सी मुबालगा राई से काम लेता है। मुबालगा राई स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि मुबालगा राई से मुराद होता है कि हकीकत से थोड़ा सा बढ़ जाना, जिसको हम झूठ नहीं कहते लिटरेचर की जुबान में, अदब की जुबान में, लेकिन बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, उसे कहते हैं मुबालगा राई। अब क्या बात बढ़ा चढ़ा कर बयान की है? शेर उठते थे न धूप के मारे कुछार से, अब वो सहराया है, रेतली जगह है, वहां पर शेर का क्या काम? शेर तो जंगल में रहते हैं, शेर तो सब्जागाहों में रहते हैं, सब्जाजार के दरमियान रहते हैं, जहाँ वो शिकार कर सके, जहाँ वो उन्हें इजीली सब्जा मिल सके। वो इतनी गर्मी में मैदान करबला में शेर का क्या काम? सहराई इलाके में, रेतले इलाके में शैतान कैसे शेर कैसे रह सकता है? आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से, अब हिरन, जैसे मैंने पहले शेर की बात की वैसे ही मैं हिरन की बात करूंगी कि हिरन कैसे रह सकता है सब्जाजार में के बगैर, सब्जाजार के बगैर कैसे रह सकता है? सहरा में वो नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर मीर अनीस कह रहे हैं आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से। अब यहाँ पर हम तशरीह में ये लिखेंगे कि मीर अनीस चूंकि सहराई इलाके की, रेतले इलाके की, मैदान करबला की गर्मी की जो शिद्दत है उससे शिद्दत के साथ बयान करना चाह रहे हैं। उसमें अल्फाज जो इस्तेमाल करेंगे वो शदीद किस्म के होंगे और वो इतनी उनकी शिद्दत का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा कि उससे हमें फौरन ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह शेर अपनी कुछार में छुप जाते हैं जब धूप निकल आती है, तो इसी तरह वहाँ पर सहरा में, मैदान करबला में कोई जानवर हमें नज़र नहीं आएगा, कोई जानवर ना वहाँ नज़र नहीं आ रहा। सारे के सारे शेर जाके अपनी कुछारों में छुप गए हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं, जानवरों का कोई काम नहीं। तो इंसान वहाँ पर किस करबो बला में होंगे, इंसान वहाँ कितनी गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे। हिरन चूंकि एक नर्म नाजुक जानवर है, एक पानी के करीब रहने वाला, सब्जे के करीब रहने वाला जानवर है, तो कहते हैं आहू न मुंह निकालते सब्जाजार से, कि जो आहू है, जो हिरन है, वो भी सब्जाजार की तरफ भाग गए हैं। वो भी गर्म रेत के ऊपर उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो भी उधर से भाग गए हैं। कहीं उन्होंने जंगल में जाकर सब्जाजार के करीब उन्होंने पनाह ले ली है, जहाँ पर उन्हें हर दम और हर वक्त उन्हें घास मुयस्सर हो, अवेलेबल हो। वहाँ पर आहू भी चले गए हैं और शेर भी चले गए हैं। अगला हमारा शेर है, आईना मोहर का था मुकद्दर गुबार से। आईना यहाँ पर चेहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है,
کہ سورج کا جو چہرہ ہے وہ مقدر ہے، مقدر سے مراد ہے اٹا ہوا ہے، گرد سے بھرا ہوا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، جو میں نے لفظ مبالغہ رہا استعمال کیا ہے، اگر اب دیکھا جائے سورج کہاں اور زمین کہاں، زمین کے اوپر جو گرد اڑتی ہے، صحرا کی اڑے، وہ طوفان، گرد والے طوفان کی اڑے، جتنی مرضی گرد اڑے وہ کبھی بھی سورج کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن میر انیس یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سورج کا جو چہرہ ہے وہ غبار کی وجہ سے گدلا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ساری خاک پڑ گئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر، میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے شدت کے، شدید، کہ وہ لفظ جیسے شیر ہے، جانوروں میں دیکھا جائے تو شیر سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے، اور اگر نرم و نازک گھاس والے جانور، گھاس کھانے والے جانور دیکھے جائے تو وہ ہرن ہے، اور اگر گرمی کا، حرارت کا ذکر ہو تو سورج سے زیادہ حرارت اس کائنات میں اور کوئی بھی فراہم نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، کہ اتنا زیادہ سورج زمین کے، میر انیس کے مطابق، ویسے تو قیامت والے دن کہتے ہیں نا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین کے بالکل قریب آ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی قیامت کا دن تھا۔ میدان کربلا میں بھی قیامت کا دن اس طرح تھا کہ سورج اس وقت بھی قریب آ چکا تھا، شاعر کے خیال کے مطابق، اس سے حقیقت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ شاعر کے خیال کے مطابق سورج زمین کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ سورج کا جو چہرہ ہے وہ وہاں صحرائی علاقے میں، میدان کربلا میں جو گرد اڑ رہی ہے اس سے گندا ہو چکا ہے، اس سے گدلا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے۔ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، اور زمین پر حرارت اس قدر تھی، بخار سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ بخار کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا درجہ حرارت 102 ہو گیا، 103 ہے، 104 ہے، تو کہتے ہیں کہ گردوں یعنی آسمان کو بھی تپ چڑھ گئی تھی، آسمان کو بھی حرارت ہو گئی تھی، کس کے بخار سے؟ زمین کے، کہ زمین اس قدر تپ رہی تھی، اتنی حرارت تھی زمین پر، اتنی گرمی تھی میدان کربلا میں، کہ اس گرمی کے اثر کس پہ ہو گیا تھا؟ گردوں پر، آسمان پر۔ پہلے شدید الفاظ استعمال ہوئے، شیر، پھر ہرن، آہو، پھر اس کے بعد مہر یعنی سورج، اور اب گردوں۔ زمین اور آسمان میں فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی تک کوئی انسان، کوئی بھی سائنسدان یہ پیمائش کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے کہ آسمان کا اور زمین کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ میر انیس کہہ رہے ہیں کہ زمین کا جو بخار ہے اس سے تپ چڑھ گئی ہے آسمان کو۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ کہتے ہیں کہ گرمی سے ہر کوئی پریشان تھا، مضطرب تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ کون کون پریشان تھا؟ سارا زمانہ ہی، زمانہ زمین پر، کہ جو اس زمانے میں میدان کربلا میں اس وقت کہ اصل میں لفظ جو زمانہ ہے وہ تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یہ کون سا زمانہ ہے، یہ حال ہے، مستقبل ہے، ماضی ہے۔ تو کہتے ہیں گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، زمین کے اوپر جتنا زمانہ تھا، جتنے لوگ تھے، جتنے افراد تھے، جتنا وقت موجود تھا، وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو چکے ہوئے تھے۔ بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، زمین پر اتنی گرمی تھی، میدان کربلا کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی تھی کہ اگر کسی مکئی کا دانہ یا کوئی بھی یہ چنے کا دانہ ہم جو ہے وہ پھینکتے تھے زمین پر، ریت پر، ویسے بھی یہ دانے جو ہوتے ہیں وہ ریت پر مکئی کو بھوننا جاتا ہے، مکئی میں ریت میں تھوڑا سا نمک ڈال کے بھونا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں زمین اب اس قدر گرم ہو چکی ہوئی تھی کہ اس پر جتنے دانے گرتے تھے وہ سارے کے سارے بن جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قدر حرارت تھی زمین پر، زمین اس قدر گرم ہو چکی تھی۔ اس طرح اسٹوڈنٹ ہماری تشریح ہو گئی، میں نے سارے سٹیپ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کیسے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ نے صرف شعر کا حوالہ دینا ہے کہ یہ شعر نمبر 1 ہے، 5 آپ کو اشعار آئیں گے، شعر نمبر 1 ہے، 2 3 4 یا 5، آپ نے پورا شعر لکھنے نہیں بیٹھ جانا ایگزام میں۔ حوالہ دے دیا، اس کے بعد حوالہ متن لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے حل لغت یعنی الفاظ معنی لکھ دیے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھ دیا، مفہوم کے بعد اینڈ پہ ہمارا آئے گا متعلقہ شعر۔ رنگ مسافرت، رنگ سے مراد ہوتا ہے دکھ، رنگ مسافرت میں ہے سلطان بحروں پر، سلطان بحروں پر یعنی بحر سے مراد ہے پانی، سمندر، بر سے مراد ہے خشکی۔
बहरो बर का जो सुल्तान है, जो बादशाह है, उसको किसका रंज है? मुसाफरत का, सफर के रंज में वो मुब्तला है। लब, ये लफ्ज है लब। लब बरगे गुल से खुश्क है चेहरा अर्क में तर। लब बरगे गुल से क्या मुराद है कि गुल के जो पत्ते हैं, गुल यानी फूल, फूल के पत्तों यानी नरम और नाजुक जो लब है किसके? ये हजरत इमाम हुसैन की बात की जा रही है। उनके जो लब हैं वो खुश्क हैं और चेहरा अर्क में तर, चेहरा जो है वो अर्क में यानी पसीने में तर है। गुल के साथ मिलाकर लफ्ज अर्क इस्तेमाल किया गया है। मुतलका शेर लाजमी लिखना है। पिछले 4 बंद में भी मैंने जो आपको मुतलका अशार लिखे हैं वो भी आपने याद करने हैं। कोई भी आपको एग्जाम में शेर इनसे मुतलका याद आ जाए आपने वही लिख देना है। स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर निकालें, वहाँ पर तफसील के साथ तशरीह करें। फिर जिस बात की समझ ना आए वो मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।